गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम लोग वीडियो को आगे लेते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे कहनी थी कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन बहुत था, है ना, बहुत ज़्यादा था, डिस्टर्बेंस था, जिसके कारण वीडियो डिस्टर्ब बहुत हो गया था। लेकिन मानने वाली बात है, काबिल तारीफ की बात है, किसी ने कमेंट बॉक्स में इस बात की शिकायत नहीं करी। या तो ये है कि वीडियो ज़्यादातर देखा नहीं जा रहा है, वीडियो देख नहीं रहे हैं आप लोग। अरे ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है, इसको देख लीजिए, देखा करें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे बात को। और दूसरा, और ये नॉइज़ पोल्यूशन होने से एक और उदाहरण साबित हो रहा था हमारा संप्रेषण से जुड़ा वाला, जो संप्रेषण में था कि शोरगुल वाला। तो शोरगुल के वातावरण में क्लास किस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है, ये आप लोगों को बखूबी मालूम चल गया। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते। मैंने उस दिन अपना पहला क्वेश्चनार मेथड किया था, यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि टेक्निक जिसे कहते हैं, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हुए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं, जो आज हम चर्चा करेंगे अपनी विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि। विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ध्यान दीजिएगा। विवरण जिसे हम कहते हैं नरेशन, ठीक। विवरण जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव। देखिए, अगर आपने जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि नरेशन और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्म दिए रहते हैं। जब कभी कोई पैराग्राफ राइटिंग होती है या पैराग्राफ का पढ़ाना होता है, पैराग्राफ डिस्क्राइब करना होता है छात्रों को या बच्चों को, स्टूडेंट को, तो एक लिखा नोट आता है, प्लीज नरेट द स्टोरी या नरेट दिस पैराग्राफ, या फिर होता है ट्राई टू या प्लीज डिस्क्राइब दिस पैसेज। तो डिस्क्रिप्टिव और नरेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली, बहुत माइनर। देखिए, नरेट द, जहां पर हम कुछ ऐसी बातें प्रेजेंट करते हैं जिसके कारण बच्चे के दिमाग में एक छवि सी इंगित कर देते हैं। जो भी चीज़ समझाना चाह रहे हैं हम, उसकी छवि उसके दिमाग में आ जाती है, बहुत अच्छे से हम बना देते हैं, और उसके द्वारा जो भी हम स्टोरी मेकअप करना चाह रहे हैं वो हम कर देते हैं और बच्चा समझ भी जाता है, ठीक। विवरण में वो हो जाता है कि जो थोड़ी बहुत भी बच्चे के लिए हमने गुंजाइश छोड़ी थी ये विवरण में, सॉरी, तो वो वर्णन में हम वो भी पूरी कर देते हैं। विवरण में हमने थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ी थी, जहाँ पर छात्र अपने आप थोड़ा सा अपना यूज करके दिमाग को उस बताए हुए हमारे क्रम को पूरा कर ले, ठीक है, दो चार अपनी तरफ से शब्द जोड़कर। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव आता है, यानी कि जहाँ पे वर्णन आ रहा था, वहां पर हमने वो भी कसर अपने तरफ से पूरी कर डाली। देखिए, एक आता है मैटर जहाँ पर हम ऐसे ऐसे करके काम कर देते हैं और कहा जाता है प्लीज नरेट द स्टोरी, यानी कि ये हमने दिए हैं और इसमें कुछ खाली जगह जो है वहां पर चयनित शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनको लगाकर इस स्टोरी को पूरा करना है, ठीक। यहाँ पर हमने पूरा पैराग्राफ कंप्लीट दे दिया। अब इसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि इसको पूरा समझा के आपको प्रेजेंट करना है। इसको जैसे यूँ कहते हैं कि अगर ये हमारी जो है वो विश्लेषणात्मक है, इसमें हमने हर एक स्टेप को समझाया। ये विश्लेषणात्मक है, ये संश्लेषणात्मक भी है, जहाँ पर हमने हर एक स्टेप समझाया और फिर सारे स्टेप्स को लेकर हमने फिर से रिक्रिएशन कर दिया, फिर से रिनोवेशन, यानी कि फिर से पूरी स्टोरी मेकअप कर दी, ठीक। तो ये हमारा विवरण और वर्णन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम बच्चों का एक समझाते जब हैं तो पूरा चित्र इंगित करते हैं, यहाँ पर चित्र भी इंगित करते हैं, वर्णन भी करते हैं, इसमें प्रश्नोत्तरी भी शामिल कर देते हैं। हर एक तरीके से हम इसको डील करते हैं। अब मैं थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको विवरण और वर्णन का जो डिफरेंस है वो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। देखिए, विवरण जो होता है वो संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक, कि बहुत ही लिमिटेशंस में, लिमिट में होता है काम, जिससे कि बच्चों को समझ में भी आ जाए, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। और डिस्क्रिप्टिव विस्तृत होता है और लंबा होता है।
ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है और थोड़ा सा लंबा होता है। इतना भी लंबा नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल दिन भर कथा की तरह चलता है, विस्तृत होता है, लंबा होता है। अब विवरण की जो प्रकृति होती है, यानी कि विवरण का जो नेचर होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, कि आप जो समझा रहे हैं वो हर एक 2 लाइन को लेकर समझाते हैं, हर प्रत्येक 2 लाइन के बाद आप समझाने की क्रिया कर रहे हैं और वो आप सब समझा दे रहे हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक। वर्णन इसकी प्रकृति जो होती है वो संश्लेषणात्मक होती है। वो किस प्रकार से कि आप पहले हर एक प्रति लाइन को या 2 लाइन के बाद समझाते हैं, उसके बाद फिर से कंप्लीट पूरा पैसेज करके फिर से रिवाइज उसको करते हैं। विवरण में आइए तो विभिन्न तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, कि इसके विभिन्न तथ्यों को तार्किक क्रम में, मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पर आपने जो गैप दिया है, मैंने गैप दे दिया, अब इस गैप में बच्चा क्या भरेगा, यही तो तार्किक क्रम है। ये तार्किक किसको कौन यूज कर रहा है, ये बच्चा अपनी यूज कर रहा है, ये छात्र अपना दिमाग यूज करेगा, तो वो होता है तार्किक क्रम में प्रस्तुत। अब इसमें क्या है, इसमें तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर हम छात्रों के दिमाग के स्तर के अनुसार उसकी मानसिक आयु, उसका मानसिक स्तर दोनों को ऑब्जर्व करते हुए हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। बच्चा जिस लेवल का उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो चलता है। भाषा सरल स्पष्ट जो भी है वो होती है, बोधगम्य होती है, जो कि बच्चा समझ सके। आगे बढ़े, विषय वस्तु को स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है, मतलब विषय वस्तु को समझाने के लिए हमें स्पष्टीकरण भी कभी कभी करना पड़ता है। मतलब हर एक लाइन में अगर कुछ वर्ड डिफिकल्ट है उसको हम स्पष्ट करते हुए चलते हैं। देखिए स्पष्टीकरण भी आपकी एक प्रविधि है जो आगे आएगी, इसके बाद ही आएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सजीव व सर्वांगपूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करे जाते हैं, मतलब बिल्कुल सजीव और सर्वांगपूर्ण। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कि आप पेड़ पौधों के बारे में बता रहे, तो अगर पौधा आप उपलब्ध करा सकते हैं तो आप उसकी पत्ती या पौधा लेके आ जाते हैं बच्चों को दिखाते हुए, तो ये सजीव चित्रण हो गया। अगर आप अनाजों के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत अनाज आप ला सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं उन अनाजों के बारे में बताने के लिए, ये हो गया सजीव चित्रण, ठीक। तो सर्वांगपूर्ण शाब्दिक, जो आप चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन चित्रों को, उन चीजों को, वस्तुओं को इतने रियलिस्टिक में यूज करते हैं, रियलिस्टिक में पेश करते हैं कि बच्चे को लगता है कि जैसे हमने बिल्कुल देख रखा उस चीज को, ठीक है। अब जो विवरण होता है वो अधिकांशतः मोस्टली क्या होता है, मौखिक होता है, ठीक है। और वर्णन जो होता है वो दोनों होता है, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाला जो मैटर होता है वो मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, और विवरण जो होता है वो अधिकांशतः मौखिक होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्लियर करते हैं कि विवरण और वर्णन प्रविधि क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके विशेषताओं के बारे में या और कोई चर्चा के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए विवरण प्रविधि की विशेषताओं की बात करते हैं अगर, तो आगे चलते हैं। देखिए इस प्रविधि के माध्यम से दिया गया विवरण स्थायी प्रभाव डालता है, कि इस प्रविधि, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस प्रविधि में हमें जो बच्चों के आगे जो हम प्रस्तुत करते हैं, जो भी हम समझाते हैं वो चीज़ हम किस प्रकार से, इस प्रकार समझाते हैं कि उसका चित्र बिल्कुल उसके दिमाग में आ जाए। तो जब वो हमारा समझाने की प्रक्रिया इतनी साफ और सुथरी होगी, स्पष्ट होगी, सरल होगी, तो जैसे कि मैंने बताया बोधगम्य भी होनी चाहिए, जो कि उसके दिमाग में पहुँचे, तो वो प्रभाव डालेगी कहाँ पर, उसके स्थायी बुद्धि बनाने में, स्थायी ज्ञान को बनाने में। छात्रों को पुस्तक की अपेक्षा कम समय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब पुस्तक से अगर बच्चे को बोलते हैं कि आप पढ़िए और हम प्रश्न पूछेंगे फिर बताएंगे, तो बच्चा पुस्तक पढ़ता है, कुछ लोग सिर्फ रीडिंग करते हैं, कुछ लोग रीडिंग करते हुए समझते हैं, कुछ लोग समझते समझते रीडिंग करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग रीडिंग करते हैं। लेकिन जब शिक्षक खुद पाठ का पूरी तैयारी करके उसको आसान भाषा में सरल शब्दों में करके अगर पुस्तक के पाठ को प्रेजेंट करता है, तो बच्चे के लिए क्या होता है, पुस्तक की आवश्यकता कम पड़ जाती है और उसको शिक्षक का समझाया हुआ ही प्रभावशाली लगने लगता है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी, विवरण प्रविधि की जिज्ञासा। मैंने जैसे कहा कि जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से कुछ
समझाया गया है, जो बीच की खाली जगह है वो छात्र ने अपने आप अपने शब्दों में भरी। तो जब अपने आप अपने शब्दों में भरी तो जरूरी नहीं कि दूसरे छात्र ने भी वही शब्द सेलेक्ट किया जो पहले छात्र ने किया। तो जिज्ञासा क्या होती है कि किसका सबसे अच्छा शब्दों का चयन था जिसके द्वारा ये चीज हमने जो पूर्ण करी। विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित होती है। इस तरह से टॉपिक को समझने की क्षमता भी विकसित होती है बच्चे को, कि थोड़ा हमने उनको समझाया बहुत अच्छे से और बाकी का थोड़ा उसमें उन्होंने ऐड किया, तो उससे उनकी खुद की भी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, वो मालूम चल जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं वर्णन पर। वर्णन में क्या देखिए, भावों में उतार चढ़ाव, स्वर में आरोही अवरोही लय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्णन जो कि विवरण से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि हमने बताया आपको, तो जो बड़ी चीज होती है जहाँ पर हमें थोड़ा ज्यादा समझाना होता है, तो वहाँ पर छात्र बोर ना हो। तो वहाँ पर जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारा जो क्रम है वो आरोही अवरोही क्रम होता है, उतार चढ़ाव भावों के अकॉर्डिंग। जैसे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोई हास्यप्रद लाइन आई या कोई क्रोध वाली, कोई भय वाली, तो इस तरह से जो भी जैसा आता है उस लाइन को उस तरीके से रीड आउट करिए भावों को लेते हुए। तो क्या होता है, छात्र जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और पढ़ने की क्रिया जो होती है वो बदलती रहती है, तो छात्रों में इंटरेस्ट यानी रुचि बनाए रखती है। वर्णन छात्रों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। रुचि के अनुकूल का कहने का मतलब है कि छात्र अगर चाह रहा है, छात्र ये नहीं कि छात्र चाह रहा है कि भैया आज पढ़ाई ना हो तो पढ़ाई ना हो, नहीं, वो रुचि नहीं। रुचि कहने का मतलब है कि छात्र किस क्लास का, कौन सी मानसिक आयु है उसकी, कौन सा मानसिक स्तर है, कौन सी लोकेलिटी में आप पढ़ा रहे हैं, किस लोकल एरिया का बच्चा है, उसके अनुसार सब देखते हुए आप अपने पाठ का कार्यक्रम पूरा करेंगे। दूसरी बात, वर्णन के तरीके देखिए, वर्णन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो वर्णन जो है 3 तरीकों से किया जाता है, चित्र व मॉडल के माध्यम से, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे मान लीजिए आप छोटा उद्योग को दिखाना चाहते हो और आपके आसपास थोड़ी दूरी पर वो कार्य उद्योग जो है घर में कोई चला रहा है, तो आप वहाँ जाके उस उद्योग को दिखा सकते हैं। मान लीजिए पैकिंग का है, लिफाफा बनाना है, तो आप जाके तुरंत दिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है। या फिर स्वयं करके या प्रयोग करके, या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आप खुद शिक्षक अगर खुद क्रियात्मक है तो वो कार्य को करके या प्रैक्टिकल करके भी छात्रों को समझा सकता है। लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि छात्र स्वयं में संपूर्ण व्यापक एवं बहुपक्षीय हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। कि जो वर्णन है वो अगर अपने आप में संपूर्ण, कहने का मतलब जो आपने वर्णन किया है छात्रों के आगे, अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो आपने वर्णन जो तैयार किया है, डिस्क्रिप्शन जो तैयार किया है, वो अपने आप में इतना अच्छा तैयार किया होगा कि छात्र के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी कि हाँ उसको समझ में ना आए। तो वो चीज अगर आपकी बहुपक्षीय, कहने का मतलब है सारे छात्रों को लेते हुए, कमजोर, तेज, मध्यम गति के सीखने वाले सभी छात्रों को लेते हुए, अगर आपने सबकी बुद्धि के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना मैटर तैयार किया है, प्लानिंग तैयार की है, तो वो आपने जब पेश किया है तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ना समझ में आए। तो ये विवरण आपका प्रभावशाली वर्णन जो है वो हो जाता है। तो ये हमारा आपका रहा कि विवरण और वर्णन प्रविधि जो दोनों हमने आज पूरी कर दी। और देखिए दोनों में एक बात आती है कि वर्णन में भी आता है कि इतना भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि आप समझाने कुछ चल रहे हैं और अंत में जाके आप खुद ही भूल गए कि हम समझा क्या रहे थे, या फिर इतना भी विस्तृत ना हो जाए कि पैराग्राफ जितना मांग रहा है उससे ज़्यादा आप चलते चले जा रहे हैं, तो वो क्या रहता है, वो यूजलेस रहता है, वो बेकार रहता है। जितनी चीज़ मांगी जाए, जितना पैराग्राफ कह रहा है उतना ही समझाइए। ऐसा नहीं कि अगले का भी आपने पैराग्राफ का भी अर्थ इसी पैराग्राफ में समझा दिया तो वो भी बेकार हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए ये हमारी विवरण और वर्णन प्रविधि आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट प्रविधियों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपने, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए जितने वीडियोस हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जैसा कि हम कहते रहते हैं। लेकिन
प्लीज़ अगर ना समझ में आए कोई चीज़ों को उसको कमेंट बॉक्स में डाला करिए, और समझ में आता है उसको भी कमेंट बॉक्स में डाला करिए कि हाँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, या इसको इस तरीके से और समझा दीजिए तो और समझ में आ जाएगा। तो अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं वो भी दिया करिए। ठीक, चलिए, थैंक्स।